साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान, एक बार आपके सम्मुख फिर उपस्थित हुआ हूं। आप सबका स्वागत है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के गणित शिक्षण के इस पाठ्यक्रम में एक विशेष इकाई जो संख्या पद्धति की हमने आरंभ की थी, और पिछली चर्चा में हमने संख्या, संख्यांक, गणन संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इनकी संख्या रेखा पर स्थिति और इन पर विभिन्न क्रियाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसी श्रृंखला में आज हम परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ ये समझने का प्रयास करेंगे कि कक्ष में एक शिक्षक के रूप में, एक गणित शिक्षक के रूप में हमें जब इन संप्रत्ययों को विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करना है तो उसका तरीका क्या हो, वो कौन से उदाहरण, वो कौन सी गतिविधियाँ हमें कक्षा में काम में लेनी चाहिए कि विद्यार्थी उन गतिविधियों के माध्यम से इस संप्रत्यय को इस तरह से अपनी स्मृति में ले जाए कि वह जीवन में जहाँ भी इसका उपयोग करना हो वो कर सके। तो आओ सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं परिमेय संख्याएं। अंग्रेजी में इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और परिमेय संख्या की बात हम करते हैं तो परिमेय संख्याओं को समझने से पहले बच्चे को हमें भिन्न को समझाना पड़ेगा। और भिन्न अगर हमने पूर्व कक्षाओं में विद्यार्थी को अगर समझाई है तो उस भिन्न के संप्रत्यय को गतिविधियों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करना पड़ेगा। पुनः स्मृति में लाइए और बच्चों को कहिए, आपके पास एक रोटी है, आपका भाई भी आ गया, उसको भी रोटी देनी है। माँ ने कहा बेटा दोनों को बराबर बराबर ले लो। आपने एक रोटी को दो भागों में बना लिया, एक भाग दो भाग, एक रोटी के दो भाग हुए। एक भाग, एक किसका? पूरे का। कितने हुए? दो हुए। 1/2। थोड़ी देर में आपके सामने एक स्थिति आई। एक वस्तु थी, आपके दो मित्र और आ गए। आपने कहा कि इस वस्तु को तीनों में समान रूप से बांटना है। किसी एक मित्र को वस्तु कितनी मिलेगी? तो जहन में 1/2 का उदाहरण बालक के सामने था। विद्यार्थी कहेगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं गुरुजी, हमने पहले एक वस्तु के दो भाग बनाए थे क्योंकि 2 में बांटना था। अब कितने में बांटना है? 3 में बांटना है। तो वो 3 भाग समान भाग बना देगा। 3 समान भाग बना देगा। बच्चे को श्याम पट पर ले जाइए और बच्चे के सामने अगर पुस्तक है तो पुस्तक के सामने चित्र बनवा लीजिए। बच्चे के सामने कोई वस्तु है तो उसके 3 समान भाग बनवा लीजिए। बच्चे को गतिविधि करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए। वह स्वतः समान भागों की स्थिति को समझ चुका है। अब 3 समान भागों की स्थिति को भी वह स्वयं करने लगेगा। 4 समान भागों की स्थिति को भी वह स्वयं करने लगेगा। इस तरह से 1/2, 1/3, 1/3, 1/3। 3 लोगों में से एक को जो हिस्सा मिला, अब 1/3 किसको कहेंगे? यह निरूपित करने की आवश्यकता है। तो निरूपित करने के लिए हमने वहां पर 3 भागों में से एक भाग को छायांकित कर दिया, इसलिए छायांकित वाला भाग 1/3 हुआ। 3 भागों में से अगर 2 भागों को छायांकित कर दिया तो वो 2/3 हो गया। 4 भागों में से अगर 3 भागों को छायांकित कर दिया, अब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे को बोलने दीजिए। वो 2/3 के उदाहरण को स्मृति में लाएगा, उससे तुलना करेगा और प्रयास करेगा। हो सकता है पहले प्रयास में गलती करे, लेकिन उसी प्रकार के उदाहरण को और सामने रखिए और चित्र बनवाइए। धीरे धीरे वह 2 छायांकित भाग कितने में से? 3 में से स्वतः कहेगा 2/3। 4 छायांकित भाग 6 में से तो कहेगा छायांकित को ऊपर करना है, कुल भाग को नीचे करना है। 4/6। 3 छायांकित कितने में से? 4 में से, तो छायांकित को ऊपर करना है और पूरे भाग को नीचे करना है।
तो वो ऊपर भाग है वो अंश है किसका? किसी बड़े का। 3 अंश है किसका? 4 का। 2 अंश है किसका? 3 का। इसलिए ऊपर के अंक को अंश कहा गया, नीचे के अंक को हर कहा गया। इस तरह से इनका नामकरण हुआ और भिन्न को हमने अंश बटा हर के रूप में जानने का प्रयास किया। अब बच्चे को कहिए कि भाई भिन्न में, आप तो गुरुजी परिमेय संख्या की बात कर रहे थे और भिन्न पे क्यों आ गए? तो परिमेय में भी भिन्न की स्थिति आती है। तुम्हारे पास प्राकृत संख्या है, क्या तुम उसे अंश बटा हर कर सकते हो? बच्चा विचार करने लग जाएगा। 3/1 कर दो, क्या होगा? 3 में 1 का भाग दे दो, क्या होगा? बच्चा कहेगा 3 ही होगा। 4 में 1 का भाग दे दो, क्या होगा? बच्चा कहेगा 4/1 ही होगा। इसी तरह से पूर्णांक को ले लो, -2 में 1 का भाग दे दो, -2/1 -2 ही होगा। तो क्या इन सारी प्राकृत संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कौन उत्तर देगा? बालक ही देगा। इसलिए परिमेय संख्याओं की आवश्यकता हुई। अब इसलिए परिमेय संख्याओं को हमने यहां पर बालक के सम्मुख स्पष्ट करने के लिए पहले भिन्न संख्याओं को समझाने का प्रयास किया। और यहां पर हमने कहा कि अब 2/3, 2/5, -3/4, 4/-9, ये सब क्या है? भिन्न के रूप हैं। ऊपर प्राकृत है, नीचे प्राकृत है, ऊपर पूर्ण है, नीचे प्राकृत है, ऊपर पूर्णांक है, नीचे प्राकृत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे भिन्न के रूप में प्रकट हुए। लेकिन आप इनको देखिए, इनका अवलोकन कीजिए, किसी भी भिन्न के नीचे क्या शून्य है? बच्चा विचार में पड़ जाएगा। किसी भी भिन्न के नीचे शून्य है? बच्चे से पूछिए, चिंतन करने का अवसर दीजिए, बच्चा चिंतन करने लग जाएगा, विचार में पड़ जाएगा, शून्य नीचे क्यों नहीं आया? 0/5 तो आया, लेकिन 5/0 क्यों नहीं आया? बच्चा निरुत्तरित है, विस्मय भरी दृष्टि से आपके सामने देखेगा, फिर वापस उसको किसी संख्या के हिस्से पर ले जाइए, किसी संख्या को बांटने पर ले जाइए। क्या तुम एक रोटी के 0 हिस्से कर सकते हो? एक चॉकलेट के 0 हिस्से कर सकते हो? बच्चा कहेगा 0 हिस्से कैसे कर सकता हूं? मैं 2 मित्र हैं तो 2 हिस्से करूंगा, 3 मित्र हैं तो 3 हिस्से करूंगा, एक रोटी के 5 हिस्से करने तो 5 करूंगा, 0 हिस्से क्यों करूंगा भाई? तो बच्चा स्वयं कहेगा 0 हिस्से नहीं हो सकते। तो भिन्न जो निरूपित करता है वो किसी संख्या की, एक बड़ी संख्या की भाग करने को निरूपित करता है, इसलिए हर में 0 कभी नहीं आता। हर में कभी 0 की स्थिति बनती नहीं। हमने व्यवहारिक रूप से इसको देखा। इसलिए भिन्न का ऐसा स्वरूप जिसमें हर के स्थान पर 0 न हो। अब संकेत रूप में उसको हम दर्शाएं तो अंश को हमने P नाम दे दिया और हर को हमने Q नाम दे दिया। अंश को हमने P नाम दे दिया और हर को हमने Q नाम दे दिया। अब इस P की जगह कुछ भी आ सकता है, प्राकृत संख्या आ सकती है, पूर्ण संख्या आ सकती है, पूर्णांक संख्या आ सकती है, ठीक है। हर को हमने Q नाम दे दिया, हर की जगह प्राकृत संख्या आ सकती है, पूर्ण में 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 के हिस्से नहीं हो सकते, पूर्णांक आ सकती है। तो सामान्यीकृत रूप में परिभाषा क्या बनी? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P तथा Q पूर्णांक हों, लेकिन Q 0 के बराबर
नहीं हो। इस परिभाषा को लाने के पहले हमें बालक को अनेक गतिविधि कक्षा में करानी होगी भिन्न का स्वरूप लेते हुए। क्यों बराबर शून्य क्यों नहीं होता, ये स्थिति स्पष्ट आप करेंगे गतिविधि के माध्यम से, तब शून्य हिस्से नहीं हो पा रहे हैं इसलिए शून्य नहीं आएगा। तब बच्चा स्वतः कहने लग जाएगा कि हाँ, इसकी परिभाषा में q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है। इस तरह से अगर हम परिमेय संख्या की परिभाषा को, संप्रत्यय को कक्षा में बालक के सामने प्रस्तुत करें तो कोई ऐसी स्थिति नहीं कि बच्चा परिमेय संख्या को न समझ सके। अब चूंकि परिमेय संख्याओं की इस परिभाषा पर आना था, लेकिन भिन्न की विभिन्न परिस्थितियां थी, वो हमने बालक के सामने रखी। अब भिन्न की उन्हीं परिस्थितियों को एक बार पुनः बालक के सामने रखिए, उनमें भी कहीं भी शून्य की स्थिति नहीं आएगी। जैसे भिन्न की बात हमने कही, तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश 1 हो, इकाई भिन्न कहलाती है। 1/2, 1/5, 1/9, ये इकाई भिन्न है। अब 2/3 एक भिन्न है। 2/3 उसके अंश में 2 का गुणा करो 4 हो जाएगा, हर में 2 का गुणा करो 6 हो जाएगा। समान संख्या का गुणा अंश और हर में किया जाए, प्राप्त जो परिणाम है वो तुल्य भिन्न कहलाएगा। अंश 2 में 4 का गुणा करो 8, अंश 3 में 4 का गुणा करो 12, 8/12 समान हो गई। ये तुल्य भिन्न कहलाती है। तुल्य भिन्न के स्वरूप को विपरीत रूप में समझे। 40/16 किससे कट रहा है? 2 के पाड़े से कट रहा है। ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। 20/8 भी उसका तुल्य है, मान समान है। 20 को फिर 2 से काट दीजिए 10, और नीचे आ जाएगा 4, उसका भी मान समान है। 10 और 4 को फिर 2 से काट दीजिए 5 और 2। तो इस तरह से ये जो परिस्थितियां बनती हैं वो सब तुल्य भिन्न की स्थिति बनती हैं। तुल्य भिन्न कहते हैं इसको। ये भिन्न के विभिन्न स्वरूप हैं। इकाई भिन्न है, तुल्य भिन्न है, समहर भिन्न, ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो, वो समहर भिन्न के लिए समानता से समहर भिन्न, जिनके हर समान हो, समहर भिन्न कहलाती हैं। आप इन सारी भिन्नों को समझते समझते जहन में परिमेय संख्याओं को लाते रहिए। बच्चे को कहिए स्वरूप है p/q का, बेटा देखो उसमें p दिख रहा है तुम्हें, q दिख रहा है। p तो एक संकेत है, यहाँ p की जगह क्या है 2, q की जगह क्या है 3। तो तुल्य भिन्न यह भी एक परिमेय संख्या है, समहर भिन्न यह भी एक परिमेय संख्या है, इकाई भिन्न यह भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए भिन्न के जितने भी स्वरूप हैं, इन सभी भिन्नों में कहीं भी हमें हर के स्थान पर शून्य नहीं मिल रहा है, इसलिए सब परिमेय संख्याओं के ही स्वरूप हैं। इस तरह से बालक को भिन्न के विभिन्न प्रकारों को समझाते हुए भी हमें यहाँ पर परिमेय संख्याओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या का संप्रत्यय अगर बालक के जहन में स्पष्ट हुआ तो धीरे धीरे वो आगे ऐसी स्थिति भी आएगी जिसमें मिश्र भिन्न की स्थिति आती। अंश बड़ा हो, अभी तो हमने अंश छोटा देखा, अंश 10 हर 3, अब 10 में 3 का भाग दो, 10 में 3 का भाग दो। बच्चा कहेगा भाग नहीं जा रहा है गुरुजी, कितनी बार गया? 3 बार गया, क्या बचा? 1 बचा। इसको कैसे लिखें? 3 सही 1/3। तो भिन्नों के ये स्वरूप भी तो हैं, लेकिन भिन्न का जो मूल स्वरूप है वो तो परिमेय संख्या है ना, तो वो तो परिमेय संख्या है। इसलिए यहां पर मिश्रित संख्या भी एक परिमेय संख्या का स्वरूप है। 23/7, 23 में 7 का भाग दो, बच्चे को कहो भाग देगा। गुरुजी पूछेगा कितनी बार गया बेटा? 7 या 21, 3 बार गया। शेषफल क्या रहा? 2 रहा। कैसे लिखोगे? 3 सही 2/7। क्या ये मिश्रित संख्या का मूल स्वरूप परिमेय संख्या नहीं है? बच्चा कहेगा यह भी परिमेय संख्या है।
तो सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित संख्या का जो स्वरूप है, ये सभी प्रकार के भिन्न के स्वरूप भी परिमेय संख्याओं की स्थिति में आते हैं। इन्हें परिमेय संख्याओं की श्रेणी में हम ले सकते हैं। यह समझाने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। तुलनात्मक परिस्थिति अवश्य यहाँ पर लानी चाहिए जो पूर्व कक्षाओं में वो बालक ने पढ़ा है, नहीं तो उसके जहन में ये चलता चला जाएगा कि क्या मैंने वह वहाँ पढ़ा था, क्या वह परिमेय संख्या के रूप में नहीं मानूं। वो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कंट्रास्ट की स्थिति लाएंगे, समानता की स्थिति लाएंगे, संप्रत्यय एक सबल रूप में विद्यार्थी की स्मृति में जाएगा। आपको इस तरह से कक्षा में इसको वहाँ पर विद्यार्थी को समझाना है। आप कल्पना, आप अध्यापक बनने वाले हैं, गणित के अध्यापक बनने वाले हैं, आपके जहन में इसकी प्रस्तुति के दौरान वो कक्षा 8 का वो बालक होना चाहिए जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष है। 13 वर्ष के बालक के मस्तिष्क में आप एक जटिल संप्रत्यय को प्रविष्ट कराना चाहते हैं तो गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बड़ा सरलतम रूप से विद्यार्थी इसको समझेगा और धीरे 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 जटिल संप्रत्ययों को समझने की स्थिति में आने लग जाएगा, क्योंकि अब हम परिमेय से अपरिमेय पर जा रहे हैं। ये एक और जटिल स्वरूप है। जटिल शब्द हम हमारे लिए काम में ले रहे हैं, बच्चे के सामने जटिल शब्द हम काम में नहीं लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इससे स्थिति थोड़ी जटिलता की आती है, इसलिए हम यहाँ जटिल शब्द काम में ले रहे हैं। अब उस अपरिमेय की स्थिति को आने से पहले एक पूरा समुच्चय को देखिए। पूरा समुच्चय देखें, परिमेय संख्याओं में आरंभ करें, पूर्णांक उसके अंदर है, क्योंकि परिमेय भिन्न के रूप में, तो प्रत्येक पूर्णांक को हमने बटा 1 करके परिमेय में बना दिया, इसलिए परिमेय का एक हिस्सा पूर्णांक हुआ। पूर्णांक में ही शून्य से दाईं ओर की स्थिति को लें तो वो पूर्ण हुआ। 0, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4। इसी के अंदर और चलें, शून्य को हटा दे तो प्राकृत, यानी कि ये पूरा एक समुच्चय है जिसमें परिमेय वृहद, उसके अंदर पूर्णांक, उसके अंदर पूर्ण, उसके अंदर प्राकृत। इसलिए एक वृहद समूह के भीतर एक लघु समूह, लघु समूह के भीतर एक और लघु समूह, उसके भीतर एक और लघु समूह। इस चित्र के माध्यम से इस नंबर सिस्टम को, संख्यान पद्धति के इन विभिन्न स्वरूपों को आप यहाँ पर बालक के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि ये सब एक वृहद समूह के भीतर 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 चलने की स्थिति में हैं, लेकिन अब एक समूह हमारे सामने और आ रहा है जिसको भी हमें समझने का प्रयास करना है। उससे पूर्व संख्या रेखा को आप परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर भी आप प्रदर्शित करें। संख्या रेखा आप पहले प्राकृत संख्याओं में समझा चुके हैं, पूर्ण संख्याओं में समझा चुके हैं, पूर्णांक संख्याओं में आप बालक को समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ संख्या रेखा पर निरूपित करने में विद्यार्थी को कुछ भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन चूंकि भिन्न को आप पुनःस्मृति में लाए हैं इसलिए नहीं आएगी। भिन्न को अगर पुनःस्मृति में नहीं लाते तो शायद समस्या आ जाती। देखिए कैसे आ जाती। 0 के दाईं ओर धन 1 पर गए, अब उस 0 से 1 को मानो, चाहे 1 किलोमीटर मानो, चाहे 1 मीटर मानो, चाहे 1 सेंटीमीटर मानो। अब कहो इसके 4 हिस्से करने हैं, आप मत कीजिए, बच्चे को कहे 4 हिस्से करने हैं, श्याम पट पर बुलाइए उसको, 4 हिस्से करने हैं। बच्चा रेखा खींचेगा, 1 रेखा, 2 रेखा, बोलो कितने हिस्से हो गए? 2 हो गए, और करो 1 रेखा और 3 रेखा, कितने हिस्से हो गए? गिनो, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। तो यानी कि 4 हिस्से करने के लिए हमने 3 रेखाएं बीच में खींची। अब याद करो भिन्न को। पहला हिस्सा कितने का है? कितने हैं? 4 हिस्से किए थे, तो पहले की स्थिति क्या हुई? 1/4। दूसरे की स्थिति क्या हुई? 2/4। तीसरे की स्थिति क्या हुई? 3/4। 4 के 3 हिस्से, 4 के 2 हिस्से। समझाया था ना वहां? कहां समझाया था? भिन्न में समझाया था। कहां काम में आ रहा है? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए काम में आ रहा है। इसलिए पूर्व संप्रत्यय जब जब भी आवश्यकता हो
यहाँ पर वापस लाने की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ संख्या रेखा का महत्व परिमेय संख्याओं को समझाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए वह संख्या रेखा की स्थिति यहाँ काम में आ रही है। इस तरह से इन्हीं संख्या रेखाओं पर आप मिश्र भिन्नों को भी समझा सकते हैं, तुल्य भिन्नों को भी समझा सकते हैं, सभी प्रकार की भिन्नों को संख्या रेखा पर समझा सकते हैं। अब आप अपरिमेय संख्याओं की स्थिति को समझने से पहले अब दशमलव को समझें। आपने 10, 100, 1000, 10,000, लाख ये सारी स्थितियां विद्यार्थियों को पूर्व कक्षाओं में समझा चुके हैं आप। अब यहां पर हमें उन्हें वापस काम में लेना है। भिन्न के स्वरूप में यदि हर के स्थान पर 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए तो क्या बनता है? 1/10 का मान 0.1, 1/100 का मान 0.01। यानी कि जब परिमेय संख्याएं जिनके हर 10 या 10 की कोई घात हो, उनको हम दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ऐसे भिन्न जिनके हर 10 के रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं। भिन्न 1/2, 2 को 10 बना सकते हो? आप मत बताओ, बच्चे को सोचने दो। 2 को 10 बना सकते हो? याद करो पहाड़ा। एक बच्चा कोई न कोई जरूर बोलेगा, गुरुजी 2, 2 5 10। यानी कि 2 में 5 का गुणा करना है तो 10 बनेगा। अब हर में अकेले को 10 तो बना नहीं सकते, तो 5 का गुणा हर में कर रहे हो तो 5 का गुणा अंश में भी करो, 5/10, 0.5। 3/4, 4 को 100 बनाना है। बताओ कौन से पहाड़े में 100 बन जाएगा? 25 चौका 100, तो 25 का गुणा करना पड़ेगा। जितने शून्य हर में आएंगे उतने दशमलव लगेंगे। 75/100, 2 शून्य हर में आए, 2 दशमलव लगे, मान क्या हुआ? 0.75। 3 शून्य आएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। इस तरह से जिन भिन्नों में हर के स्थान पर 10 या 10 की कोई घात हो, उन्हें शून्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जब तक बालक के सामने ऐसी स्थिति नहीं लाओगे, वह सोचता ही रहेगा। बच्चा मन मन सोच रहा है, आप उसके चेहरे को पढ़िए, गुरुजी ऐसी स्थिति भी तो आएगी जो भाग जाएगा ही नहीं। 1/3 भाग दो, 1 में 3 का भाग दो, भाग जा ही नहीं रहा है। 1 में 6 का भाग दो, भाग जा ही नहीं रहा है। 1 में 7 का भाग दो, भाग जा ही नहीं रहा है। बच्चा कहेगा भाग जा ही नहीं रहा, भाग जा ही नहीं रहा है, तो क्या करे? 1 में 3 का भाग दिया, नहीं जा रहा है, तो दशमलव लगाया, शून्य लगाया, अब 3 तिया 9, फिर शून्य लगाया, 3 तिया 9, फिर शून्य लगाया, 3 तिया 9, यानी कि दशमलव 3 3 3 3 3 3 3 जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा है। कोई को बात खत्म नहीं हो रही है, अशांत है। अशांत क्यों है? जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा है, अशांत। लेकिन वही दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए अशांत आवर्ती है ये। तो ऐसी भिन्न भी होती हैं जिनके मान अशांत आवर्ती होते हैं, और ऐसी भिन्न भी होती हैं जिनके मान अशांत अनावर्ती होते हैं। अनावर्ती से मतलब रिपीट नहीं होते। जैसे 2.3342, 3.342, 3 4, अब रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट होंगे तो आवर्ती और रिपीट नहीं होंगे तो अनावर्ती। तो हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं जिनमें हमें भिन्न रूप में परिवर्तित करते हैं, तो अनावर्ती की स्थिति भी आने लग जाती है। अब फिर बच्चे को कहिए कि साहब जैसे वर्गमूल की स्थिति आती है, 4 का वर्गमूल 2 आता है, लेकिन 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल,
5 का वर्गमूल। अब इनके वर्गमूल होते ही नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल नहीं हो सकते, जिनके भिन्न जो हैं अशांत अनावर्ती के रूप में बनते हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, इनको क्या नाम देंगे? तब हमारे सामने एक नई स्थिति आई और जिसको नाम दिया हमने अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जो p बटा क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। √2, √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है। और ऐसी भिन्न जो अशांत अनावर्ती हैं, जो शांत नहीं है, वो भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं से किस तरह से अलग हैं, ये भी स्वरूप बालक के सामने स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए कंट्रास्ट की स्थिति लाइए। 1/2 क्यों अपरिमेय नहीं है? क्योंकि ये भिन्न का स्वरूप है, निश्चित भिन्न है। लेकिन √2 भिन्न रूप में नहीं बन सकता है, √3 भिन्न रूप में नहीं बन सकता है। और ऐसा भिन्न जिसमें भाग देने पर भाग जाता जाए लेकिन वो अंक रिपीट भी नहीं हो, वो भी भिन्न के स्वरूप में, वास्तविक भिन्न के स्वरूप में नहीं होता। इसलिए ये अपरिमेय संख्याओं का स्वरूप परिमेय से थोड़ा अलग हटकर हुआ। तो एक नया हमें स्वरूप मिला, अपरिमेय संख्याएं। अब गणितज्ञों ने हमारे सामने एक नई स्थिति दी कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का अगर समुच्चय कर दिया जाए तो ये पूरा एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर एक बड़ा समूह हुआ जो इन दो समूहों का संग समुच्चय हुआ। किन दो समूह का? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग समुच्चय वास्तविक संख्याओं के रूप में कहलाता है। और इस तरह से वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्याओं में प्राकृत आ गई, पूर्ण आ गई, पूर्णांक आ गई, है ना, ये सब उसमें आ गई। तो ये सब मिलके परिमेय बनी और परिमेय के साथ अपरिमेय और जोड़ दिया, इसलिए सारी संख्याएं ये सब रियल नंबर के रूप में कहलाती हैं। बच्चे के दिमाग में आया, बात करते करते एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी √2 कर रहे हो, 2 कहाँ से आया? पूर्णांक वाली रेखा से मैं लाया, पूर्णांक वाली रेखा से मेरे को -2 मिला, मैंने उसका √ किया, वो भी तो नहीं मिल रहा है, उसका क्या नाम दूं? बच्चे के जहन में प्रश्न आ सकता है ना, अब इसका क्या नाम दे भाई? तो ये √ के भीतर ऋणात्मक संख्याएं आ गई, वो सब काल्पनिक संख्याओं की श्रेणी में आई, वो वास्तविक नहीं कहलाएंगी। किसी भी स्थिति को यहां पर खाली नहीं छोड़ना है। जब हम पूर्णांक की संख्या रेखाओं पर सभी अंकों को लेते जा रहे हैं, √ करते जा रहे हैं, तो ऋण संख्या को तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ऋण वाले √ करेंगे, उनको किस रूप में ले जाएं? तो काल्पनिक संख्याओं के रूप में जाएंगी। और जब वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं की बात बनेगी, सम्मिश्र संख्याओं की, जो आप बच्चे को बताइए कि सम्मिश्र संख्याओं की स्थिति को हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसलिए हम फिलहाल वास्तविक संख्याओं की स्थिति पर ही बात कर रहे हैं। अब इन सारी वास्तविक संख्याओं की बात करें तो इन सब पे जोड़, घटाव और गुणा की जो संक्रियाएं हैं वो लागू होती हैं। प्राकृत संख्याओं पे, पूर्ण संख्याओं पे, पूर्णांक पे, परिमेय संख्याओं पे और वास्तविक संख्याओं पे भी सारी लागू होती हैं। लेकिन योग और गुणन के लिए ही वास्तविक संख्याओं पर ये सारे गुणधर्म लागू होते हैं। क्रम विनिमय गुणधर्म, साचर्य गुणधर्म, सर्वसमीका के गुणधर्म, प्रतिलोम का नियम और वितरण का नियम, ये सारे नियम हम प्राकृत संख्याओं के दौरान बालक को संख्याओं के उदाहरणों के माध्यम से हम क्रिया करके बालक के सम्मुख समझा चुके हैं। यहाँ पर पुनः हमें दोहरान करवाना है। हम 2 + 3 = 3 + 2 प्राकृत संख्याओं में समझ चुके हैं। बच्चे को कहिए प्राकृत संख्या किसका हिस्सा है? परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या किसका हिस्सा है? वास्तविक संख्या का। इसलिए यह क्रम विनय नियम वास्तविक के लिए लागू हुआ। हमने यहाँ पर साचर्य नियम की बात करें, सर्वसमीका की नियम बात करें। सर्वसमीका में 3 धन 0 = 3 धन 0 = 3,
और शून्य धन 3 बराबर भी 3। अब 3 प्राकृत थी, लेकिन बच्चे को कही ये 3 किसका हिस्सा है? परिमेय का है। और परिमेय किसका हिस्सा है? वास्तविक का है। इसलिए नियम किस पर लागू हुआ? वास्तविक पर भी लागू हुआ। इस प्रकार सर्वसमीका, प्रतिलोम, वितरण नियम, सारे प्राकृत के उदाहरण, सारे पूर्णांक के उदाहरण, और कहते जाइए ये सारे प्राकृत, सारे पूर्णांक वास्तविक ही तो हैं, इसलिए वास्तविक पर भी ये सारे नियम लागू होते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर संख्यान पद्धति की इन विभिन्न परिस्थितियों को समझने का प्रयास जो कर रहे हैं, उसको कक्षा कक्ष में वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, चाहे श्यामपट्ट का उपयोग करना पड़े, किसी पुस्तक की जो कॉपी है उसमें हमें संख्या रेखा बनाकर काम करना पड़े, विद्यार्थियों को संख्या रेखा के रूप में उपस्थित करके काम करना पड़े, जो भी अध्यापक के रूप में आपके जहन में गतिविधि आती है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करते हुए आप इन सारे संप्रत्ययों को विद्यार्थी के सम्मुख स्पष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक वृहद स्वरूप आज जो हमने समझने का प्रयास किया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, उसको विद्यार्थी के सम्मुख आप सरलता से स्पष्ट कर पाएंगे। इन्हीं अपेक्षा के साथ धन्यवाद।